नमस्ते सदा वत्सल्य मातृभूमि जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। चलिए बढ़ते बड़े डिफेंस अपडेट की तरफ दोस्तों कठुआ एनकाउंटर को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है, जिसमें कि कठुआ से हथियार और गोला बारूद भारी मात्रा में पाया गया है, जिसमें कि 3 मैगजीन, जिसमें कि 30 राउंड है, 1 मैगजीन जिसमें कि 24 राउंड है, अलग अलग पॉलीथीन में 75 राउंड, 3 जिंदा ग्रेनेड, 1 लाख की करेंसी, खाने पीने की चीजें, पाकिस्तान में बनी दवाइयां और इंजेक्शन जो कि दर्द निवारक होते हैं, 1 सीरीज, A4 बैटरी के 2 पैक, टेप में लिपटा 1 हैंडसेट जिसमें कि एंटीना है और इस हैंडसेट से लटके 2 तार है। आपको मैं बता दूं कि रियासी में श्रद्धालु पर हमला करने के 2 दिन के बाद 2 आतंकी वारदात हुई, जिसमें कि एक सुरक्षाकर्मी वीरगति को प्राप्त हो गया, जबकि भारतीय सेना ने 2 आतंकियों को मार गिराया। डोडा में आतंकियों ने सुरक्षा चौकी पर हमला बोल दिया, जिसमें 6 जवान घायल हो गए। ऐसे में दोस्तों इन आतंकियों का क्या है इलाज, इस बारे में हमें रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल उमंग कोहली ने एक बड़ी बात कही है कि कैसे इनका इलाज किया जाना है। पीर पंजाल की टेरेन जो है वो बहुत ही टफ टेरेन है, वन ऑफ द टफेस्ट टू ऑपरेट। बहुत ही पथरीला जो है वो इलाका है। उन पथरीले इलाकों के अंदर हाइड आउट्स बनाना, कुड बनाना जो है बहुत ही आसान है। काफ़ी समय से जो है वो टेररिस्ट्स जो है वो इसके अंदर जो है वो कुड बना रहे हैं, आते हैं पाकिस्तान से और जो वहाँ आके जो है वो छुप जाते हैं। पीर पंजाल की रेंज जो है वो शुरू होती है और वो सीधा श्रीनगर के ऊपर से होते हुए डोडा की तरफ, किश्तवाड़ की तरफ जो है वो निकल जाती है। और कई सब रेंजेस जो हैं वो रियासी की तरफ से होते हुए और बाकी उधमपुर की तरफ से होते हुए वो भी फर्दर जो है वो साउथ की तरफ जो है चली जाती हैं। ये पासेस और ये स्पर्स और ये जो हाइट्स हैं, इनको यूज़ करते हुए टेररिस्ट्स जो है अंदर आते हैं, इन्फिल्ट्रेट करते हैं, कुड में छुप जाते हैं, जो कि जो है शेपर्ड्स ने, गडरियों ने जो है वो बनाई हैं। ये जो है वो विंटर मंथ्स के अंदर जो है वो खाली रहती हैं, उसमें जो है वो छुपे रहते हैं। समर मंथ्स में जो है वो बाहर निकल के आते हैं और इस तरह के अटैक जैसे रियासी के अंदर हुए हैं वो करते हैं। इसके लिए मैन पावर बहुत ज़रूरी है। जैसे ही मैन पावर की क्रिटिकलिटी जो है, फुट ग्राउंड सोल्जर्स, बूट्स ऑन ग्राउंड जैसे ही कम होते हैं, टेररिस्ट्स की एक्टिविटी, उनकी हिम्मतें उतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं, उतनी कम जो है वो एम्बुशेस लगती हैं, उतने कम जो है वो सर्च के ऑपरेशंस होते हैं। इस करके उनकी हिम्मतें जो है वो बढ़ जाती हैं। दूसरा, उनकी जो है इस तरह की एक्टिविटीज़ को OGW नेटवर्क जो है वो सप्लीमेंट जो है वो करता है। फुट सोल्जर्स को आप कम नहीं कर सकते और OGW नेटवर्क्स को जो है वो बस्ट करना पड़ेगा अगर इस तरह की एक्टिविटीज जैसी जो है कल हुई है वो रोकनी है तो। और रियासी में तीर्थयात्रियों की बस पर आतंकी हमला करने वाले आतंकियों का स्केच भी जारी किया गया है और जानकारी देने वाले को 20 लाख रुपए की इनाम की घोषणा की गई है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों, आप सब जानते हैं कि JF-17 थंडर फाइटर जेट पाकिस्तान के एयरफोर्स का मुख्य आधार है और पाकिस्तान इनका एक्सपोर्ट भी करता है। और ये जो चाइना पाकिस्तान का बना हुआ एयरक्राफ्ट है, इसके कई बार दुर्घटनाओं के मामले सामने आ चुके हैं। बात साफ हो जाती है कि इसमें बड़ी तकनीकी खराबियां आती है और पाकिस्तान ने हाल ही में दोस्तों 5 जून को हुई एक दुर्घटना को दबाने की पूरी कोशिश की, लेकिन दोस्तों मार्टिन बेकर ने इस बात का राज उगल दिया, क्योंकि इस फाइटर जेट में मार्टिन बेकर की इजेक्शन सीट लगी है। JF-17 ब्लॉक 2 की दुर्घटनाओं की खबर पाकिस्तान की मीडिया में भी नहीं आई है। बात साफ है कि पाकिस्तान इस फाइटर जेट के झूठे प्रोपोगेंडा को दुनिया भर में पेश कर रहा है ताकि इसकी बिक्री बढ़ सके। और मैंने आपको बताया भी था कि म्यांमार की वायुसेना ने इसकी कई सारी कमियां सामने गिनाई। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ, आप सब जानते हैं कि HAL ने 16 तेजस मार्क 1A फाइटर जेट विमानों की डिलीवरी का अपना टारगेट रखा है, लेकिन अगर HAL की पिछली उत्पादन दर को देखें तो शायद इसमें एक सवाल उठता है। हाल ही में HAL के प्रमुख ने लाइन रिप्लेसेबल यूनिट के संबंध में कुछ चुनौतियों को स्वीकार किया है जो कि डिलीवरी को प्रभावित कर सकती हैं, और ये जो चुनौतियां हैं वो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन की वजह से हो सकती हैं। हालांकि HAL का कहना है कि इन सभी बाधाओं को दूर करने का काम किया जा रहा है और वे समय पर जो जरूरी लाइन रिप्लेसेबल यूनिट्स हैं उन्हें सुरक्षित करने के लिए जो सॉल्यूशंस हैं उस पर काम कर रहे हैं, ताकि वो 16 तेजस मार्क 1A फाइटर जेट की डिलीवरी सुनिश्चित कर सकें। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों, भारत कतर से 12 इस्तेमाल किए गए मिराज 2005 फाइटर जेट की खरीद पर विचार कर रहा है। आपको मैं बता दूं कि 2035 तक मिराज 2000 के बेड़े को भारतीय वायुसेना चरणबद्ध तरीके से रिटायर करेगी, लेकिन टाइम्स नाउ की रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा जा रहा है कि कतर प्रति विमान की कीमत लगभग 500 करोड़ रुपए मांग रहा है, जिसमें कि स्पेयर इंजन और माइका एयर टू एयर मिसाइलें भी शामिल है। भारतीय वायुसेना की एक टीम जल्द ही इन फाइटर जेट का निरीक्षण करने के लिए कतर का दौरा करेगी। आपको मैं बता दूं कि कतर की फ्लीट में 9 सिंगल सीट मिराज 2005 EDA वेरिएंट है और 3 ट्विन सीटर मिराज 2000 DDA ट्रेनर विमान शामिल है। इस सौदे में 14 अतिरिक्त इंजन भी शामिल है और इनकी एयरफ्रेम की जो लाइफ है वो करीबन 30 से 35% शेष है,
यानी कि 10 साल तक ये और ऑपरेट हो सकते हैं। और कतर ने पूरे 12 जेट के पूरे सौदे के लिए $795.14 मिलियन मांगे हैं। हालांकि ये कीमत काफी ज्यादा है, लेकिन दोस्तों इंडियन एयरफोर्स को इन फाइटर जेट के अधिग्रहण से कुछ समय के लिए जो गैप आ रखा है इस वक्त हमारी स्क्वाड्रंस में, उसमें थोड़ी सी मदद मिल सकती है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों। HAL का लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर प्रचंड इस साल के अंत तक एक और मील का पत्थर हासिल कर लेगा। हेलीकॉप्टर को हेलिना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यानी कि ATGM के साथ इंटीग्रेट और परीक्षण किया जाएगा, जो कि इस प्लेटफॉर्म का एक प्रमुख हथियार होगा। और हेलिना नाग मिसाइल का हेलीकॉप्टर लॉन्च किया जाने वाला संस्करण है, जिसका पहले से ही ALH रुद्र अटैक हेलीकॉप्टर से सफलतापूर्वक परीक्षण किया जा चुका है। हेलिना में कई उन्नत क्षमताएं हैं, जो कि इसे प्रचंड के लिए एक शक्तिशाली हथियार बनाती है। 7 किलोमीटर रेंज वाली हेलिना सुरक्षित दूरी से हमला करने की अनुमति देती है, जिससे कि पायलट की सर्वाइबिलिटी बढ़ती है। हेलिना में लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च यानी कि लोएल सुविधा भी है, जो कि अधिक फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करती है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। आर्मीनिया के स्पेशल फोर्सेस ने हाल ही में एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज की है, और इस एक्सरसाइज के दौरान भारत से टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड का जो ALS-50 कैमिकेज ड्रोन है वो देखा जा रहा है, क्योंकि इस परीक्षण अभ्यास में ये जो ड्रोन है वो बिल्कुल ALS-50 से काफी मिलता जुलता है। और ये एक फिक्स्ड विंग लॉइटरिंग मिशन है, जिसकी 50 किलोमीटर की रेंज है। लॉन्च के बाद ALS-50 एक फिक्स्ड विंग कॉन्फ़िगरेशन में बदल जाता है और अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। हालांकि टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड की तरफ से ALS-50 ड्रोन की बिक्री या फिर निर्यात के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों। भारतीय वायुसेना का तेजस फाइटर जेट को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी है सूरत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, जिसमें पता चला कि इसमें फ्यूल का स्तर काफी कम हो गया था। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारत ने न्यूनतम वार्निंग जारी की है 13 से 16 जून के बीच में, और इसका जो डेजिग्नेटेड रेंज है वो है 415 किलोमीटर का। कहा जा रहा है कि इस दौरान एयर लॉन्च वाली ITCM का परीक्षण किया जा सकता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारतीय वायुसेना अब अपनी क्षमताओं को बढ़ाते हुए नॉर्दर्न सेक्टर में एक दूसरा रनवे खोलने जा रही है, जो कि लद्दाख में एक स्ट्रैटेजिक एयरबेस होगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 75I को लेकर आ रही है। दोस्तों भारतीय नौसेना ने हाल ही में फील्ड इवैल्यूएशन ट्रायल किया है S80+ डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन का, जो कि बाय एथनॉल स्टेल्थ टेक्नोलॉजी बेस्ड AIP सिस्टम है। लेकिन कहा जा रहा है कि ये AIP सिस्टम अभी और डिले हो सकता है, और 2025 तक दोस्तों नवंतिया अब अपनी पहली S81 सबमरीन को लॉन्च कर रही है। इसके अलावा S82 सबमरीन को भी लॉन्च किया जाएगा अगले कुछ महीनों में, और इन दोनों ही सबमरीन्स में AIP सिस्टम नहीं होगा। आपको मैं बता दूं कि स्पेन की नौसेना को पहली AIP इंटीग्रेटेड जो पनडुब्बी है वो S83 है, जो कि उन्हें इस साल के अंत या फिर अगले साल यानी कि 2025 में मिलेगी। यानी कि दोस्तों इससे भारतीय नौसेना को एक तगड़ा झटका भी लगा है, क्योंकि यही भारतीय नौसेना को चाहिए, लेकिन अब इसमें और देरी हो सकती है। आपको एक चीज और मैं बता दूं कि जर्मनी ने भी अपनी AIP टेक्नोलॉजी भारत को प्रदर्शित की थी अपनी टाइप 212 सबमरीन के साथ, लेकिन भारतीय नौसेना बाय एथनॉल स्टेल्थ टेक्नोलॉजी बेस्ड AIP सिस्टम चाहती है, वो भी रियल वर्ल्ड कंडीशन में। तो इससे पता चलता है कि भारतीय नौसेना का P75I प्रोग्राम और लेट हो सकता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। DRDO की टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड ने टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कॉन्ट्रैक्ट सागर डिफेंस इंजीनियरिंग को दिया है, जो कि पहला अपनी तरह का अंडर वाटर लॉन्च अनमैन्ड एरियल व्हीकल होगा। हालांकि सागर डिफेंस इंजीनियरिंग को बिडिंग प्रोसेस के तहत चुना गया है, जिसमें कि 17 कंपनियां थी। ये जो UL UAVs होंगे वो तुरंत और सुरक्षित और साथ ही ऑटोनॉमसली डिप्लॉय होने में सक्षम होने चाहिए, वो भी चलती हुई सबमरीन से। इनका इस्तेमाल मैरीटाइम सर्विलांस मिशंस के लिए किया जाएगा, और आगे इन UL UAVs में हथियारों को भी इंटीग्रेट किया जाएगा। इसके कई फीचर्स भी होंगे, जैसे कि इसका हाई एंड्योरेंस टाइम होगा, जो कि 1 घंटे तक होगा, और इसकी रेंज 20 किलोमीटर तक होगी, जो कि एक टेक्निकल बढ़त देगी भारतीय नौसेना को। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। रक्षा मंत्रालय ने दोस्तों एक RFI जारी की है पोटेंशियल सप्लायर्स के लिए वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम की खरीद के लिए, जिसे कि वज्रा कहा जाता है, जो कि टर्मिनल डिफेंस क्षमता के साथ होना चाहिए और अलग अलग एरियल थ्रेट्स के खिलाफ प्रभावी होना चाहिए हर मौसम में और रात और दिन दोनों कंडीशंस में, और इन्हें तीनों आर्म सर्विसेज में इंडक्ट किया जाएगा। और ये सिस्टम डिप्लॉयबल होने चाहिए, यानी कि इन्हें कंधों से भी फायर करने की क्षमता होनी चाहिए, ट्राइपॉड से भी इन्हें फायर किया जा सकता हो, और व्हीकल लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन के साथ ये होने चाहिए। और ये एक वर्सेटाइल प्लेटफॉर्म होना चाहिए, जो कि कोस्टल और शिप बेस्ड ऑपरेशन करने में सक्षम होगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों। भारतीय सेना के अगले प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी बन चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी को सेना अध्यक्ष बनाया जाना भारत सरकार के तीसरे कार्यकाल की पहली बड़ी नियुक्ति है। फिलहाल ये तक के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।